अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। बारी है यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के। स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल नंबर 1। अ वायर कैरिंग 4 एम्पियर करंट। एक वायर है, 4 एम्पियर करंट जो है वो कैरी कर रहा है, यानी कि हमें अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे गिवन है वो है 4 एम्पियर एंड हैज़ अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। और उसी तार की लंबाई दी हुई है, लेंथ दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर के बराबर। बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, और ये मैग्नेट के पोल्स में रखे हुए हैं, और जो एंगल बन रहा है इस वायर का वो बन रहा है 30 डिग्रीज। तो थीटा आ गया हमारे पास 30 डिग्री के बराबर। टू द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.8 टेस्ला की है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। वायर के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो हमें मालूम करनी है। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। मिसाल के तौर पे कोई मैग्नेटिक मतलब जो है ना पोल्स के दरमियान में रखा हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास नॉर्थ पोल, इधर कहीं पर आ गया एक साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ से कहाँ जा रही होंगी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरीके से। उसी के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने एक वायर को रखा हुआ है। ठीक है, ये एक वायर रखा हुआ है जो कितने डिग्री एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है 30 डिग्रीज। ठीक है ना, एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान में 30 डिग्रीज के बराबर। तो सवाल ये है कि इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो आपने मालूम करनी है। तो देखो, वैसे तो मैंने यहाँ पे डेटा आपको समझा दिया है, लेकिन उसको दोबारा से लिख लेते हैं अलग से डेटा बना के। तो हमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन है अमाउंट ऑफ करंट। तो हम यहाँ पे डेटा के अंदर लिख देंगे अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट को हम शो करते हैं आई से, और वो गिवन है 4 एम्पियर के बराबर। इसके अलावा हमारे पास लेंथ है कंडक्टर की, लेंथ को हम एल से शो करते हैं, वो है 15 सेंटीमीटर्स। बट जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं मीटर्स में, तो इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 100 करके आंसर आएगा 0.15 मीटर्स। तो करंट आ गया। करंट के बाद हमारे पास आ गई लेंथ, और उसके बाद एंगल गिवन है। एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज। एंगल को हम थीटा से शो करते हैं, वो आ गया 30 डिग्रीज। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे हम शो करते हैं बी से, मैग्नेटिक फील्ड बी, ये गिवन है बराबर 0.8 टेस्ला के। सो मालूम हमें क्या करना है? मालूम हमें करना है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। ये जो कंडक्टर है, वायर है, इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी वो हमें मालूम करनी है। ठीक है जी। सो डेटा देख लिया, अब आ जाओ सोल्यूशन पे। एक ही फार्मूला है फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बराबर होता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। और याद रखने के लिए बड़ा आसान सा एक वर्ड है, बिल साइन थीटा। फोर्स जो है वो बराबर होती है बिल साइन थीटा। तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। B कितना है? B है 0.8। अमाउंट ऑफ करंट कितना है? 4 एम्पियर। लेंथ है 0.15, और साइन हमें मालूम करना है 30 डिग्रीज का। तो अब साइन 30 के लिए या तो आपको जो है वो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू मेंशन होगी, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो अवेलेबल होते हैं, उनसे आप वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है। तो सबसे पहली बात, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये बराबर होता है 0.5 के। तो ये आएगा 0.8 इंटू 4 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है ना, साइन 30 0.5 होता है। तो इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या क्या आ रहा है? 0.8 इंटू 4 इंटू 0.15, और फाइनली 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, ये बराबर आएगा 0.24 न्यूटन। बात हो रही थी फोर्स की, तो इसका मतलब उसका जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। तो इसका मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस किस्म का कोई कंडक्टर रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी 0.24 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ स्क्वायर लूप, एक स्क्वायर लूप है, ठीक है ना, पूरा का पूरा लूप है स्क्वायर से बना हुआ वायर का, और उसकी साइड जो है वो उसकी लंबाई गिवन है, कितनी है? वो बराबर है 2 सेंटीमीटर के, ये लेंथ है। और जो कैरी कर रहा है ये करंट, वो अमाउंट ऑफ करंट यानी कि I बराबर है 2.0, या आप उसको 2 एम्पियर कह सकते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जिसे बी से जाहिर करते हैं वो गिवन है 0.7 टेस्ला के, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द लूप। जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है विद द प्लेन ऑफ लूप। अब सवाल ये है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप, कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा वो हमें मालूम करना है इस लूप पर। ठीक है, मैं आपको पहले फिगर से समझाता हूँ किस तरीके का मामला हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये आ गया एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यहाँ पर आ गया मैग्नेट का साउथ पोल। तो जैसे कि हम जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस काम कर रही होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये आ गई बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आ गई। उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है एक स्क्वायर लूप। ठीक है, इस तरीके का एक तार है जो स्क्वायर है, ठीक है ना, और इसमें से कुछ करंट पास हो रहा है। ये स्क्वायर लूप है और स्क्वायर की हर साइड किसके बराबर है, स्क्वायर की हर साइड बराबर है 2 सेंटीमीटर के, जो कि गिवन है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊं कि ये जो स्क्वायर लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्रीज ना। तो इसको मैं अलग से समझा देता हूँ कि यही जो लूप है ये सीधा नहीं रखा हुआ बल्कि किसी एंगल के ऊपर रखा हुआ है। लेट से इस तरीके से रखा हुआ है ताकि स्क्वायर लूप और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दरमियान में कोई ना कोई एंगल बने। कितना एंगल बने, लेट से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्रीज का। ठीक है ना, कुछ भी एंगल हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है। तो सवाल ये है कि इसके ऊपर टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा वो आपने मालूम करना है। अगर इस स्क्वायर लूप से हमने 2 एम्पियर करंट को पास करवाया, इस तरीके से करंट पास हुआ यहाँ पे 2 एम्पियर के बराबर। ठीक है, डेटा बनाता हूँ फिर फार्मूला आपको रिव्यू कराता हूँ कि क्या फार्मूला होता है टॉर्क होना करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल या स्क्वायर कॉइल। तो सबसे पहले क्या है, ये है लेंथ, जो लेंथ गिवन है हमें, लेंथ ऑफ कॉइल, कॉइल की लेंथ है और वो है एल से शो करते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ के साथ ही कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो ये बराबर आ जाएगा किसके, 0.02 मीटर्स के। नेक्स्ट, करंट कितना पास हो रहा है, करंट को हम शो करते हैं आई से और वो करंट पास हो रहा है बराबर 2.0 लिख सकते हैं या 2 एम्पियर लिख सकते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है बी से हम जाहिर करते हैं और वो बराबर है 0.7 टेस्ला के। एंगल कितना बन रहा है, एंगल जिसे हम शो करते हैं थीटा से, वो बराबर है 30 डिग्रीज के विद द प्लेन ऑफ द लूप। सो मालूम क्या करना है हमें, मालूम करना है हमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे। ठीक है जी, डेटा मुकम्मल हो गया। अब जो फोर्स या टॉर्क अप्लाई होती है किसी स्क्वायर कॉइल पे या रेक्टेंगुलर कॉइल पे, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। टॉर्क बराबर होती है बीना कॉस एल्फा, इसको याद रखने का एक आसान सा तरीक़ेकार है, बीना कॉस थीटा, या एंगल को जिससे भी शो कर रहे हो अल्फ़ा से शो करेंगे तो अल्फ़ा से भी जाहिर किया जा सकता है। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है, क्या चीज़ है जो आपको मालूम नहीं है। बी मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, आई करंट मालूम है, एन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन क्या गिवन है, आ स्क्वायर लूप यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्क्वायर लूप है। तो नंबर ऑफ लूप्स अगर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स, वो लॉजिकल बात है, कितने गिवन है नंबर ऑफ लूप्स, एन जो है ना वो बराबर है 1 के। ठीक है, तो इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, आ स्क्वायर लूप एक स्क्वायर लूप है तो एक ही होगा नंबर ऑफ लूप। अब बारी ये है एरिया मालूम करने की, एरिया हमें नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे एरिया। एरिया मालूम करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कॉइल, जो कॉइल है वो बेसिकली स्क्वायर है, स्क्वायर का होता है सिर्फ लेंथ का स्क्वायर, एरिया होता है बराबर लेंथ के स्क्वायर के। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 0.02 और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, और जब हम करेंगे 0.02 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 0.02 और इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 0.0004 और ये बनेगा मीटर क्यूब। ठीक है ना, मीटर में था, सॉरी मीटर स्क्वायर बनेगा, एरिया मालूम कराए तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो एरिया वाली प्रॉब्लम थी ना वो भी सॉल्व हो गई। अब फाइनली इक्वेशन 1 को यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट कितना आएगा टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.7, करंट कितना है, करंट है 2, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है और एरिया हमने निकाला 0.0004 और फिर लिखा हुआ है कॉस थीटा, और थीटा कितना है, थीटा है 30। तो वही बात है, कॉस 30 या तो गिवन होगा
नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपने मालूम करना है कि cos 30 कितना होता है। सो हम सबसे पहले cos 30 मालूम कर लेते हैं। cos 30 बराबर होता है 0.866 के। cos 30 0.866 होता है, तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 2, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, 0.0004, और फाइनली हम कर लेंगे cos 60 जो बराबर होता है cos 30 जो होता है 0.866। तो इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपल। क्या करेंगे, 0.7 इंटू 2 इंटू 0.0004 इंटू 0.866, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 4.8 10 रेज टू दी पावर 4.8 और 4 10 रेज टू दी पावर -4। ठीक है, और अगर आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से करोगे तो एक्सपोनेंट में नहीं आएगा, बल्कि जो आंसर आएगा वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा आएगा। आप चाहो तो बाद में उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेना। सिंपल कैलकुलेटर से इसका आंसर आएगा 0.000484। ठीक है, और टॉर्क की बात हो रही है, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है ना, तो सिंपल कैलकुलेटर से तो जाहिर सी बात है आंसर आपका कुछ इस किस्म का आएगा, लेकिन आप अगर चाहो तो आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पॉइंट इधर लिखा हुआ है, 1 यहाँ पे शिफ्ट करा, 2 3 4, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को हम लिख सकते हैं 4.84। कितना शिफ्ट करा डेसिमल को, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर -4 न्यूटन मीटर। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। ठीक है भाई, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। क्या है, एक ट्रांसफार्मर है जिससे हमें कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में, यानी कि जो इनपुट है वो हमारे पास 220 वोल्ट है। ठीक है, जो कि प्राइमरी कॉइल को मिलेगा, और ये आ गया हमारे पास जो कि सेकेंडरी को मतलब होना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे ये है वोल्टेज प्राइमरी कॉइल का और ये है वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल का। अगर आपको ट्रांसफार्मर की वर्किंग पता है तो समझ में आ जाएगी बात। और यहाँ पर इफ़ देयर आर 2200 टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल में, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं प्राइमरी के, तो मालूम करना है नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ़ टर्न्स चाहिए सेकेंडरी कॉइल के। तो बेसिकली देखो, जो ट्रांसफार्मर है ना, हमारे पास मामला ऐसा है कि ये आ गया हमारे पास लेट से कोई प्राइमरी कॉइल, और फिर यहाँ पर आ गया ट्रांसफार्मर का ये सेकेंडरी कॉइल। कह ये रहे हैं कि यहाँ पर इनपुट हम कितना दे रहे हैं, जो प्राइमरी को दे रहे हैं, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। तो यहाँ पर मेंशन ये है कि प्राइमरी को हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं, प्राइमरी को हम वोल्टेज दे रहे हैं 220 वोल्ट, तो सेकेंडरी हमें कन्वर्ट करके दे रहा है 12 वोल्ट में। ट्रांसफार्मर का यही काम होता है, वोल्टेज बढ़ाना या कम करना। तो बात यह है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें प्राइमरी के गिवन है, प्राइमरी के नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं 2200 टर्न्स। तो अब हम मालूम करना चाहते हैं कि इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने होंगे, यानी कि NS बेसिकली हमें मालूम करना है। ठीक है, एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपने इसको स्टडी किया हुआ है तो। डेटा बनाते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ दिस, ये है हमारे पास EMF या वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल है उसका EMF या वोल्टेज गिवन है, जिसको हम शो करते हैं VP से, ये है 220 वोल्ट। जबकि EMF ऑफ सेकेंडरी, जो दूसरा वाला कॉइल है जिसको VS कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल का EMF, वो है 12 वोल्ट। ये असल में ना एक टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसका काम होता है वोल्टेज को डाउन करना। अच्छा जी, और क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ टर्न्स, किसके, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जिसको बोल देंगे NP, ये गिवन है 2200 टर्न्स के। और फाइनली हमें मालूम करना है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स हमें मालूम करने हैं। तो देखो, ट्रांसफार्मर का एक बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, जस्ट उसको आपने यहाँ पर यूज़ करना है। जो ट्रांसफार्मर है उसके मुताबिक जो रेशियो होता है वोल्टेज का, वो बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियोज़ के। यानी कि अगर आप मालूम करना चाहते हैं VS डिवाइड बाय VP, तो वो हमेशा बराबर आएगा NS डिवाइड बाय NP के। ठीक है ना, ये हमेशा रेशियो सेम रहता है, ट्रांसफार्मर वाले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ से NS को अलग कर लो,
एन एस को अलग करोगे तो एन एस अलग होगा और एन पी जो है इधर जाके वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन पी इन टू वी एस ओवर वी पी, वी एस ओवर वी पी। तो बस सिंपल सी बात है, वैल्यूज पुट करनी है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 2200, वोल्टेज सेकेंडरी का 12 और डिवाइड बाय किससे कराना है 220 से, जो कि वीपी है। 12 थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इसको 12 बना लो। तो ये हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 2200 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 220, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 120 के। और नंबर ऑफ टर्न्स हैं किस चीज़ के, ये सेकेंडरी कॉइल के। तो अगर प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 2200 हैं तो स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन का मतलब जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए, क्योंकि वो वोल्टेज भी कम कर रहा है। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो वोल्टेज को बढ़ाता है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी के एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। लेकिन जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज कम करता है। तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पे 2200 हैं, और सेकेंडरी में कम होते हैं 120। तो जब भी आंसर आए थोड़ा सा देख लिया करो सही सॉल्व किया है या नहीं। लास्ट न्यूमेरिकल है नंबर 4, अ कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलिनॉइड। इसका मतलब ये सोलिनॉइड से रिलेटेड है। द करंट इन द सोलिनॉइड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ, ये करंट चेंज हो रहा है सोलिनॉइड के अंदर ना, उसका रेट गिवन है 150 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, ये करंट चेंज हो रहा है। एंड द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स, जो दो कॉइल्स की इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस वो है 5.5 10 रेज टू द पावर -5 हेनरी। डिटरमाइन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। अब इंड्यूस की बात हो रही है, सेकेंडरी की बात हो रही है, म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है, तो एक्चुअली ये हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डेटा बनाते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक है बेसिकली ना, एग्जैक्टली देखा जाए तो। क्या रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। जो पहला कॉइल है उसी में करंट चेंज होता है, तो चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल डेल्टा आई पी ओवर टी। चेंज ऑफ करंट डेल्टा आई हो गया, ठीक है, और रेट दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा डेल्टा टी, और छोटा सा पी इस वजह से बताया है क्योंकि करंट चेंज होता है प्राइमरी कॉइल में। म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक ये था कि एक कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है तो बराबर में रखे हुए दूसरे कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है अपने आप, जिसमें करंट चेंज होता है उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे डेल्टा आई पी लिख दिया, वो है बराबर 150 एम्पियर पर सेकेंड। आप एम्पियर पर सेकेंड से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, करंट का यूनिट एम्पियर होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। अच्छा जी, और हमें गिवन है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सही लफ्ज़ जो है ना वो इसके लिए है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कितना गिवन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है 5.5 10 रेज टू द पावर -5 हेनरी। ठीक है ना, 5.5 10 रेज टू द पावर -5 हेनरी। और हमें मालूम करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है सेकेंडरी में, तो उसके लिए हम फॉर्मूले में भी लिख देते हैं, ईएमएफ का सिंबल लगा के एस लगाते हैं ताकि याद रहे कि जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में। और हो सकता है आप इसको वीएस लिखा हो भी, देखो ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो आप इधर वीएस भी लिखा हुआ देख सकते हो, वीएस की जगह पर तो ईएस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल या वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल एक ही बात है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई आपको ना म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या म्यूचुअल इंडक्शन का ही पूरा एक फॉर्मूला था, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है सेकेंडरी कॉइल में वो बराबर होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, नेगेटिव साइन के साथ आता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, यानी डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी होता है। और माइनस साइन लेंस लॉ की वजह से आता है, तो ईएमएफ जो भी इंड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेगेटिव साइन के साथ ही चलेगा। अच्छा जी, ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ वो हमें मालूम करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है, 5.5 10 रेज टू दी पावर -5, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो कि प्राइमरी के अंदर हो रहा है वो बराबर है 150 के। तो बेसिकली इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए,
नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए नंबर से और एक्सपोनेंट को फिलहाल छोड़ दो। तो 5.5 मल्टीप्लाई 150, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 150 ये हो जाएगा 825, ठीक है, माइनस का 825 और 10 रेस टू दी पावर कितना लिखा हुआ है, माइनस का 5। अब आंसर तो ये भी करेक्ट है, लेकिन बेहतर ये है कि डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। यहाँ पर डेसिमल 5 के बाद है, नहीं लिखा हो तो 5 के बाद होगा। तो 1 2 इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 8.25 10 रेस टू दी पावर -3। और वोल्टेज या ईएमएफ की बात हो रही है जिसका यूनिट होता है वोल्ट, तो आंसर वोल्ट में ही आएगा, ठीक है। बस हाँ, ये नेगेटिव साइन किसे शो कर रहा है ये भी आप जहन में रखिएगा। नेगेटिव साइन लेंस लॉ की वजह से आता है, क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी कॉइल के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो अपने प्रोडक्शन की मुखालफत करता है, इस वजह से इसके आंसर के साथ माइनस का साइन आता है। बट अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो आपको माइनस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये वो चारों न्यूमेरिकल हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। आई होप इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।